आज के इस वीडियो में हम प्रभावक यानी इफेक्टर्स का अध्ययन करेंगे। प्रभावकों को दो भागों में बांटा जा सकता है, मांसपेशियां और ग्रंथियां। मांसपेशियों के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज हम प्रभावकों में ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स। ग्रंथियां एक विशेष प्रकार की संरचना होती हैं जिनका काम शरीर में विभिन्न प्रकार के रस पहुंचाना होता है। इन ग्रंथियों के उत्तेजित होने पर इनमें रस का स्राव होता है और ये ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां। बहिर्स्रावी ग्रंथियां वे होती हैं जिनका स्राव नलिका में होकर बहता है। इसीलिए इन ग्रंथियों को नलिकामयी ग्रंथियां भी कहते हैं। और बहिर्स्रावी ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनसे जो भी रस निकलता है यानी इनका स्राव शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ये ग्रंथियां निम्नलिखित हैं: अश्रु ग्रंथियां जो कि आंखों में स्थित होती हैं, लार ग्रंथियां जो कि मुंह में स्थित होती हैं और इनकी संख्या 6 होती है, श्वेत ग्रंथियां त्वचा में पाई जाती हैं और शरीर से पसीने के रूप में दूषित पदार्थों को बाहर निकालती हैं, काम ग्रंथियां ये यौन अंगों में स्थित होती हैं और प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। इन ग्रंथियों का स्राव किसी नलिका में होकर नहीं बहता है। ये स्राव ग्रंथियों से निकलकर सीधे रक्त में मिल जाता है। इन ग्रंथियों से जो भी स्राव निकलता है उसे हार्मोन्स कहा जाता है। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल, पैंक्रियाज और जनन ग्रंथियां। चित्र में आप इनको देख सकते हैं। आइए अब हम इन ग्रंथियों का विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस होता है उसके नीचे लटकी हुई होती है। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मुख्य काम शरीर की बाकी सारी ग्रंथियों पर नियंत्रण करना होता है। जैसे एक मास्टर अपने कक्षा में छात्र छात्राओं पर नियंत्रण करने का काम करता है, वैसे ही ये ग्रंथि भी शरीर की सारी ग्रंथियों पर नियंत्रण करने का काम करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। बच्चों, परीक्षा के हिसाब से ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, अग्रखंड और पश्चखंड। अग्रखंड से 6 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। इनका एक एक करके हम अध्ययन कर लेते हैं। STH यानी सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, इसे GH यानी ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्रंथि को क्रियाशील बनाता है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये पुरुषों के अंडाशय की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। PH यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन, स्तनों को दुग्ध स्राव के लिए प्रेरित करता है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पुरुषों में शुक्राणुओं तथा स्त्रियों में अंडों के उत्पादन में सहायता करता है। MSH इसे मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन त्वचा और बालों में मेलानिन के उत्पादन को उत्तेजित करता है। ये मेलानिन ही हमारे त्वचा और बालों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। पश्चखंड, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि के पश्चखंड से 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। वैसोप्रेसिन हार्मोन, ये जल के अवशोषण को नियंत्रित करता है, अर्थात हमारे शरीर में जितनी जल की आवश्यकता है उतना जल शरीर में रखकर शेष जल को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है।
ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन प्रजनन में स्त्री गर्भाशय की पेशियों में प्रसार और संकुचन में सहायता करता है और स्तनों में दुग्ध के स्राव को प्रेरित करता है। थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है। इसकी संरचना में 65% आयोडीन की मात्रा होती है। इससे निकलने वाले हार्मोन को थायरॉक्सिन कहते हैं। इस ग्रंथि का मुख्य कार्य शरीर की मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना, शरीर के विकास को निर्धारित करना और शरीर में ग्लूकोज की खपत को बढ़ाना है। अगर हमारे शरीर में थायरॉक्सिन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से व्यक्ति बहुत अधिक सक्रिय और जोशीला रहता है, लेकिन अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाए तो उसकी वजह से बच्चों में बौनापन, घेंघा रोग हो जाता है, थकान व कम सक्रियता के लक्षण दिखाई देते हैं और बच्चों में मानसिक दुर्बलता आ जाती है, यानी मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे होते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पास ही गले में स्थित होती है। इनकी संख्या 4 होती है। छोटी छोटी 4 ग्रंथियां होती हैं जो कि थायराइड ग्रंथि के पास स्थित होती हैं। इनसे निकलने वाला हार्मोन पैराथार्मोन कहलाता है। इसका कार्य हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण में यही ग्रंथि सहायक होती है। अगर हमारे शरीर में पैराथार्मोन की अधिकता हो जाए तो व्यक्ति में शिथिलता दिखाई देती है, यानी व्यक्ति थका हुआ रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। ये एक ऐसा रोग होता है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और टूटने लगती हैं। किडनी की पथरी यानी किडनी में स्टोन की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। अगर यही पैराथार्मोन हमारे शरीर में कम हो जाए या इसकी कमी हो जाए तो हाइपोकैल्सीमिया रोग हो जाता है और जो हमारे शरीर में टिश्यू लिक्विड होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है और फॉस्फेट की मात्रा अधिक हो जाती है। पैराथार्मोन की कमी से हमारे शरीर में जो ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं उनमें संकुचन आ जाता है, यानी कि टिटैनी रोग हो जाता है। पैंक्रियाज। पैंक्रियाज अमाशय के नीचे स्थित होता है। आप चित्र में देख सकते हैं, अलग से भी दिखाया गया है और मानव शरीर में इसकी स्थिति किस जगह पर है वो भी दिखाया गया है। तो अमाशय के नीचे पैंक्रियाज स्थित होता है और इससे जो हार्मोन निकलता है उसे इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन शरीर के लिए एक बहुत ही आवश्यक हार्मोन होता है क्योंकि ये हमारे शरीर में जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें जो भी शर्करा की मात्रा होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो इस प्रकार से हमारे ब्लड शुगर को ये नियंत्रित करता है। साथ ही वसा संश्लेषण को प्रेरित करता है। हमारी कोशिकाओं में जो आधारीय उपापचय होता है उसको भी ये प्रभावित करता है। हमारे शरीर में अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो उसकी वजह से शर्करा का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। अब ये ऑक्सीकरण का क्या तात्पर्य है? जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर में अगर जो ये पैंक्रियाज होता है इससे जो इंसुलिन निकलता है उसके कारण जो भोजन से हमें शर्करा प्राप्त होती है वो एनर्जी में यानी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो शर्करा का ऊर्जा में परिवर्तित होना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो शर्करा का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ रोग हो जाता है, यानी कि शर्करा की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है और ये शक्कर जो होती है हमारे ब्लड में स्टोर होने लगती है। तो हमारे ब्लड में शक्कर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है इंसुलिन की कमी के कारण। उस समय जो रोग होता है उसे मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ कहते हैं। और इस समय मूत्र का स्राव बहुत ज़्यादा होता है, तो अत्यधिक मूत्र करने के कारण शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी पानी की कमी हो जाती है, जिसे हिंदी में निर्जलीकरण कहते हैं। अगर इंसुलिन की अधिकता हो जाए तो उसके कारण रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन जो होता है वो शक्कर का ऑक्सीकरण कर देता है, जिसकी वजह से हमारे रक्त में शक्कर की मात्रा कम हो जाती है। और
यही शर्करा जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और हम विभिन्न कामों के लिए सक्रिय रहते हैं। लेकिन जब शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, यानी ब्लड शुगर का लेवल कम हो जाता है, तो व्यक्ति थका हुआ और शिथिल अनुभव करता है। इंसुलिन की मात्रा जब ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ जाती है तो उसकी वजह से हमारे शरीर में शक्कर की मात्रा बहुत कम हो जाती है, यानी शुगर लेवल इतना अधिक डाउन हो जाता है कि व्यक्ति कोमा में चला जाता है। एड्रेनल ग्रंथि। एड्रेनल ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है। ये किडनी है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं, ये टोपी के आकार की होती है। शरीर में इसकी स्थिति कहाँ है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एड्रेनल ग्रंथि जो होती है वो किडनी के ऊपर स्थित होती है, टोपी के आकार की होती है, आप देख सकते हैं। इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं। जो बाहरी भाग होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं और जो अंदर का भाग होता है उसे मेडुला कहते हैं। तो इनसे अलग अलग तरह के मुख्य हार्मोन निकलते हैं। कॉर्टेक्स से कॉर्टीन और मेडुला से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। कॉर्टीन की कमी से व्यक्ति में चिड़चिड़ापन, बेचैनी, अनिद्रा और भूख की कमी आदि लक्षण देखने में आते हैं। अगर इसी कॉर्टीन की अधिकता हो जाए तो स्त्रियों में पुरुषोचित गुण यानी दाढ़ी मूंछ का निकल आना, आवाज़ का भारी होना आदि लक्षण देखने में आते हैं। एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। इमरजेंसी हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि संकट की परिस्थितियों में शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा का संचार करता है। ये अतिरिक्त ऊर्जा का संचार कैसे करता है? जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति आती है तो उस समय जो शरीर में शक्कर की मात्रा है उसको ये बढ़ाने का काम करता है और यही शर्करा हमारे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा देती है ताकि हम विभिन्न कामों को संपादित कर सकें। साथ ही हमारे पाचन की क्रिया रुक जाती है। जब हमारे शरीर में एड्रेनलिन का स्राव होता है तो उसके कारण हमारे हृदय और सांस की गति बढ़ती है, हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ती है, पाचन क्रिया रुक जाती है और रक्त संचार कर्मेंद्रियों की ओर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें उस आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा या अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता होती है। हमारे सांस और हृदय की गति इसलिए बढ़ जाती है क्या ताकि हम उस इमरजेंसी सिचुएशन का सामना कर सके। और पाचन क्रिया इसलिए मंद हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि जो भी ब्लड सर्कुलेशन हमारे पाचन अंगों में होता है वो कहाँ हो जाए? कर्मेंद्रियों की ओर हो जाए। उदाहरण के लिए अगर एक कुत्ता हमारे पीछे पड़ जाए तो हम पूरी शक्ति लगाकर दौड़ते हैं। उस समय यही एड्रेनलिन का जो स्राव है, एड्रेनलिन ग्रंथि जो है, इसका जो स्राव है ये हमें उस कुत्ते से बचने के लिए दौड़ने में मदद करता है। उस समय हमारी पाचन की क्रिया रुक जाएगी और सारा का सारा ब्लड जो है वो फोकस हो जाएगा हमारी कर्मेंद्रियों की ओर, यानी हमारे पैरों की ओर, ताकि हम दौड़ सकें। यौन ग्रंथियां। स्त्रियों में डिंब ग्रंथि और पुरुषों में अंडकोश यौन ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं। ये पुरुषों और स्त्रियों में अलग अलग होती हैं ग्रंथियां। पुरुषों में अंडकोश जो कि शुक्राणुओं को उत्पन्न करते हैं और स्त्रियों में डिंब ग्रंथि यानी ओवरी जो कि ओवम उत्पन्न करती है। तो जो पुरुषों में अंडकोश होता है उससे नर हार्मोन स्रावित होते हैं और इसके प्रभाव से उनमें पुरुषोचित गुण प्रकट होते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का निकलना, मांसपेशियों की मजबूती, आवाज़ का भारी होना आदि। इसी प्रकार से जो ओवरीज होती हैं उनसे मादा हार्मोन स्रावित होते हैं और इन हार्मोन्स के प्रभाव से स्तनों का विकास, दुग्ध स्राव और अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन आदि होता है। मासिक धर्म के लक्षण प्रकट होते हैं। तो मैंने आपको जितनी भी ग्रंथियां बताई, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको वो ग्रंथियां बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये ग्रंथियां शरीर में कहाँ स्थित होती हैं और इनका क्या कार्य होता है, इनसे कौन से हार्मोन निकलते हैं और उन हार्मोन की कमी या अधिकता से हमारे शरीर में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।